तो हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल न्यू चैप्टर है क्लास 10th के बच्चों के लिए, इसलिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो एनसीईआरटी के लिए। तो सबसे पहले हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले बताते हैं क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ, मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, स्टडी जो कि हमें बताती है कि ट्राइंगल में एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें कई सारे इसके फंक्शंस हैं और इसका कुछ पार्ट हैं जो कि हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको ट्राइंगल को देख लेते हैं। इसके तो कुछ ट्राइंगल इस टाइप का बनता है। इसका मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसको डाला है ए, इसमें डाला है बी, इसमें डाला है सी। तो हमको ये याद रखना है कि जैसे अगर एंगल थीटा दिया हुआ है तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। दिस इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, and this is a adjacent sides of angle A. This called hypotenuse, क्योंकि हमको मालूम है। अच्छा, जब भी हम किसी भी एंगल को निकालते हैं, अगर बाई चांस ये ट्राइंगल ना हो, ट्राइंगल का एंगल कुछ ये दे रखा हो, तो अगर ये थीटा है तो मैंने बोल दिया ए बी सी, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज अ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। सी एंड दिस इज अ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ठीक है, दिस हमेशा की तरह ये भी क्या होगा? हाइपोटेन्यूस ही होगी। तो इसकी कई सारे इसके वो हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला पड़ता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। लाइन वाइज याद करना है। ये इसके 6 रूल्स हैं, मतलब 6 इसके फंक्शंस हैं जिससे हम ट्राइंगल के रिलेशन को साइड के संग बताते हैं, इन्हीं फंक्शनों की वजह से। इसमें अगर मैं बोल दूं थीटा अकॉर्डिंग टू दिस, इस ट्राइंगल के मैं थीटा 1 डाल दे रहा हूँ, इसमें थीटा 2 कर दे रहा हूँ। तो मैंने डाल दिया थीटा 1, कॉस थीटा 1, टेन थीटा 1, कोसेक थीटा 1, सेक थीटा 1 और कॉट थीटा 1। तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? बच्चों ने बहुत पढ़ रखा है, पर जो साइन थीटा की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होगा? दिस इज अ अपोजिट साइड ऑफ थीटा 1। ठीक है, एंड दिस कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, जो कि हमको साफ दिख रही है इस ट्राइंगल में कि हाइपोटेन्यूस कौन सी है। इसमें अपोजिट साइड कौन सी है थीटा 1 की? बी सी। और हाइपोटेन्यूस कौन सी है? ए सी। जबकि कॉस थीटा में हमारा बनता है बी अपॉन एच, जो कि क्या होता है थीटा 1 के हिसाब से? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस। दिस इज कॉल्ड ए बी अपॉन ए सी। टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी पी अपॉन बी। दिस इज कॉल्ड अपोजिट साइड ऑफ थीटा 1 अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा 1। यहाँ पर साइड लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? अपोजिट इज बी सी एंड दिस कॉल्ड ए बी। तो इसके बाद जो कोसेक है, कोसेक का याद रखना है। दिस इज अ, तो कोसेक का मैं यहाँ नोट करके लिख देता हूँ कोसेक के बारे में और इनके बारे में। तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप है, कोसेक थीटा 1, सेक थीटा 1
एंड कॉट थीटा वन, ये तीनों इज अपोजिट टू फर्स्ट थ्री, जो फर्स्ट थ्री हैं उनके अपोजिट है। तो जैसे कि कॉस थीटा, कोसेक थीटा किसका अपोजिट है? साइन थीटा का, थीटा वन का। और कॉस थीटा वन, सेक थीटा वन का अपोजिट कौन है? कॉस थीटा वन। तो ये सब क्या है? अपोजिट है, दिस इज कॉल्ड अपोजिट। और टेन कॉट थीटा वन का अपोजिट कौन है? तुम्हारा टेन थीटा वन। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी कॉस थीटा वन किसका अपोजिट होगा? साइन थीटा वन का। तो क्या बन जाएगा? एच अपॉन पी। जबकि सेक थीटा वन क्या बन जाएगा हमारा? एच अपॉन बी। जबकि कॉट थीटा क्या बन जाएगा? बी अपॉन पी। तो उसी तरीके से इनके क्या हो जाएंगे? इसके उल्टे। तो ए सी अपॉन बी सी, दिस इज कॉल्ड ए सी अपॉन ए बी, एंड दिस इज कॉल्ड ए बी अपॉन बी सी। तो ये हो गया पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो टी रेशियो, जिसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं, वो यही है। इसमें हम बताते हैं कि कैसे एंगलों के साथ साइड्स का डील होता है। ठीक है, तो चैप्टर की तरफ, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारे मेन फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूला और हैं जो कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा वन। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड टेन थीटा, वो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, एक फॉर्मूला और याद रखना है कि टेन थीटा जो होता है, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर ये चीज यहां पर आ गई तो दिस इज कॉल्ड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बस इसको और याद रखना है, और यहाँ पर तुम्हारा जो पूरा कंसेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, तो हम बना लेते हैं एबीसी ट्राइंगल को। तो एक एबीसी ट्राइंगल है, ओके, मैंने एक एबीसी बना लिया है। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी पर है। तो मैं चाहूँ तो इधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं उधर से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे तो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, तो बी के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, देन ए, देन ये सी। अब मैंने बोला ए बी कितना है इसने? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर का ए बी है, जबकि बी सी है 7 सेंटीमीटर का। तो ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें हमें निकालना क्या है? इसमें हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, ठीक है, साइन सी और कॉस सी। तो देखते हैं, हम निकालते हैं फिर इसको कैसे निकालेंगे। तो हमको सबसे पहले ये मालूम है कि इसमें हाइपोटेनिस नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी लिखने के बाद, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो अगर मैं ए बी सी लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ए सी का स्क्वायर हाइपोटेनिस, दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। तो लिखूंगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर तो हमें मालूम ही नहीं, तो इसको तो एज इट इज ऐसे उतार देंगे, और ए बी को लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और ये करेंगे 7 का स्क्वायर। देन 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576, 24 मल्टीप्लाई 24, और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। जब मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो क्या करूंगा? 6 to 5। तो 6 to 5 सेंटीमीटर क्या होगा? ए सी स्क्वायर। तो मैं अगर ए सी निकालूंगा तो दिस कॉल्ड अंडर रूट 625। अगर मुझे अंडर रूट से किसी चीज को बाहर निकालना होता है तो मुझे एज इट इज वैसी ही चीज बनानी पड़ती है। तो मैं लिखूंगा 25 मल्टीप्लाई 25, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो निकाल के क्या रखूंगा? 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनिस अब मुझ पे कितना आ गया है? 25 सेंटीमीटर। अब उसने बोला है एंगल ए के हिसाब से, तो मैंने एंगल ए को क्या मान लिया है अभी इस टाइम पर? थीटा। तो अगर मैंने एंगल ए को थीटा माना है तो मेरे साइन ए, साइन ए को फिर सॉल्व कराएंगे। तो साइन ए क्या होगा मेरा? एंगल ए को थीटा माना है तो
ये साइड क्या होगी मेरी, दिस कॉल्ड अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, दिस कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो नीचे वाली साइड होगी दिस कॉल्ड हाइपोटेनिस, जो कि होती है, तो पर साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 7, और हाइपोटेनिस कितनी है हमारी 25, जो कि हमने निकाली। तो फर्स्ट आंसर तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड इसमें है कॉस ए। तो कॉस ए सिंपल सी बात है, कॉस ए इक्वल्स टू बी अपॉन एच, जिसको बी अपॉन एच, तो बेस कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनिस हमारी कितनी है 25। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड, जो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका दोनों का। अब अगर सेकंड पार्ट इसका देखें तो उसमें दिया है साइन सी, देन एंगल विल बी चेंज, एंगल चेंज हो गया है। अब एंगल ए नहीं रहा, अब एंगल क्या हो गया है सी, और एंगल सी हो गया है, तो हमारे बेस और हाइपोटेनिस भी चेंज होंगे, क्योंकि एंगल सी के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड में क्या होता है बेस। तो अब जो एंगल सी बनेगा, एंगल सी की जो साइन थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, अपोजिट साइड ऑफ सी अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है। तो अपोजिट साइड में हमारा कौन सा है, अपोजिट साइड सी में 24, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है, तो अपोजिट साइड में क्या आएगा 24, और हाइपोटेनिस में क्या आएगा, हाइपोटेनिस में साफ दिख रहा है हमें कि 25। तो दिस इज कॉल्ड, ये किसका निकल कर आया है, साइन सी का निकल कर आया है। उसके बाद कॉस सी अगर निकलेगा, तो कॉस सी के लिए हमारा क्या होगा, अपोजिट, नो अपोजिट नहीं, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ सी अपॉन अपॉन हाइपोटेनिस। तो ये क्या होगा बी अपॉन एच, बेस कितना है 24, हाइपोटेनिस कितनी है 25। तो ये तुम्हारे हो गए दोनों आंसर, ठीक है। नो 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 नो, एडजेसेंट साइड ऑफ सी, एंगल सी कितना होगा हमारा 7, तो 7 अपॉन 25। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने एक ट्राइंगल दिया है, जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में दिया है एंगल क्यू, एंगल पी और एंगल आर। एंगल 12 सेंटीमीटर है ये, और ये 13 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर। तो टेन पी और कॉट आर अगर हम देखें तो कैसे निकालेंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है, टेन पी निकालना है और कॉट आर निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, मैंने सबसे पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई इन ट्राइंगल पी आर क्यू में। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनिस में कौन है 13, क्योंकि 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनिस, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारा आर क्यू, जो कि हमारा नहीं है मालूम हमें। तो ये आएगा 169 माइनस 144, क्योंकि 12 का स्क्वायर 44, और फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 44 प्लस टू आर क्यू का स्क्वायर। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 25 आर क्यू का स्क्वायर, इधर आर क्यू अंडर रूट में क्या आया 25, बाहर निकालेंगे कितना आएगा 25 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। अब बोला है उसने टेन पी और कॉट आर की वैल्यू निकालिए। तो टेन पी की वैल्यू हमारी क्या होगी, अगर वो टेन पी बोल रहा है तो एंगल अभी कौन सा ले रहा है वो टेन पी वाला, तो टेन पी के सामने वाला 90 डिग्री और उनके एडजेसेंट साइड वाला बेस होगा। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर टेन पी एंगल बोल रहा है तो पी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर, और बेस कौन होगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारा पहला टेन पी की वैल्यू। उसके बाद कॉट आर की वैल्यू, कॉट आर इज बी अपॉन पी, बट इस केस में क्या होगा कॉट आर ये वाला एंगल होगा, जिसकी वजह से उसका 90 डिग्री कौन सा होगा ये, और उसका एडजेसेंट साइड ये वाला होगा 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में कॉट आर की वैल्यू क्या बनेगी, क्योंकि उल्टा हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, कॉट आर उल्टा होता है टेन का, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बेस में क्या होगा कॉट आर 5 सेंटीमीटर
और परपेंडिकुलर में कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ओके, तो जब ये दोनों निकल गए कॉट टेन पी और कॉट आर, तो हमको साफ पता चल रहा है कि टेन पी माइनस कॉट आर, तो मैंने टेन पी की वैल्यू रखी 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू रखी 5/12 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा सेकंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन फर्स्ट वाला था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन कराते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे बोला है कि साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो बताइए कैलकुलेट कॉस थीटा, कॉस ए और टेन ए। कॉस ए और टेन ए निकालना है तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक है इसको तो निकालने के लिए। हम पहले इसका ट्राइंगल बना लेते हैं। हर चीज में ट्राइंगल बनाना बहुत जरूरी है, हर क्वेश्चन में इसके, क्योंकि ट्राइंगल से आप इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन में ट्राइंगल बना लिया है। मैंने नाम भी डाल दिया ट्राइंगल का, QPR। अब मुझको मालूम है कि इसमें मैं कौन सी साइड लूंगा। मुझे लेनी है साइन ए, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसमें। फिर साइन ए लेना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, मुझे इनको डालना पड़ेगा ए, यहाँ पर डालना पड़ेगा बी और यहाँ पर डालना पड़ेगा सी। तो जब मैंने ए बी सी डाल लिया तो एंगल ए मेरा कितना है? एंगल ए मेरा ये। अच्छा, एंगल ए के हिसाब से ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा मेरा? 3 एंड हाइपोटेनिस विल बी 4। ओके, तो अब मुझे कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो टेन ए कॉस ए बिल्कुल सेम इसी में होगा। तो कॉस ए का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो हमको हाइपोटेनिस है नहीं है, तो हाइपोटेनिस अगर नहीं है तो हाइपोटेनिस निकालनी पड़ेगी। तो मुझे लेना पड़ा ट्राइंगल ABC, हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनिस हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3 का स्क्वायर। और बेस कितना है? नहीं मालूम, तो बेस को बेस स्क्वायर लिख दिया। ये 16 हो गया, -9 हो गया, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ से कितना आएगा? 7। ठीक है, इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अच्छा, अब बेस इक्वल टू √7। तो ए बी कितना आ गया? √7। अब √7 आने के बाद हमारा बहुत इजी काम हो गया है, क्योंकि ये कितना आ गया है हमारा? √7। तो हमारा जो कॉस ए है वो कितना है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस। और हमारा जो टेन है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस मतलब √7 अपॉन हाइपोटेनिस विल बी 4 एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, this is called 3 upon √7. Okay, then next question, fourth question number 4 क्वेश्चन में बोला है कि 15 cot A is equals to 8। तो बताइए साइन A और sec A। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगल बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन ट्राइंगल बना लिया मैंने, कंस्ट्रक्ट कर लिया ट्राइंगल। ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैंने उस पर ABC डाल दिया, उस पर एंगल AB बना दिया। तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनिस। अच्छा, अब मुझे कॉट A की वैल्यू दिख रही है 8 अपॉन, मैंने ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में ले लिया, तो 8/15। ठीक, अब मैं इसके बाद साफ दिख रहा है मुझे कि ये क्या है? कॉट ए इज अपोजिट टू टेन ए। टेन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब क्या है? ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे रखा है तुम्हें? 8, और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है तुम्हें? 15। ठीक है, तो अब हाइपोटेनिस लगानी है। तो हाइपोटेनिस लगाने के लिए आप क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो अगर ट्राइंगल ABC लेंगे तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनिस
हाइपो स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर इज 15 का स्क्वायर एंड बेस इज 8 का स्क्वायर। ये हो गया 2 to 5, इसको इसका स्क्वायर हो गया 64, यहाँ दिया 9, यहाँ से 8 और यहाँ से 2, एच स्क्वायर। तो एच बराबर से अंडर रूट 289। तो 289 किसी का स्क्वायर हो सकता है? 17 का शायद होता है, नहीं होता ही है। तो 17 सेंटीमीटर या 17 इसका हाइपोटेनिस हो जाएगा। तो हाइपोटेनिस इक्वल्स टू 17। तो 17 अगर हाइपोटेनिस हो गया है तो अब इसकी वैल्यू निकालने का टाइम आ गया। तो वैल्यू निकालेंगे हम साइन ए। साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। अब परपेंडिकुलर इसका कितना है? 15, हाइपोटेनिस कितनी है? 17, आंसर। उसके बाद सेक ए क्या होता है? कॉस ए का उल्टा, मतलब कॉस, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनिस हमारा कितना हो जाता है? 17 और बेस कितना है हमारा? 8। तो ये हो गया आंसर नंबर आपका 4। अब आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 में पूछा है उसने कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और ऑल एंगल्स निकालने हैं, नहीं ऑल एंगल्स नहीं, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो बहुत ही इजी सवाल है। पहले हम इसका ट्रायंगल बना लेते हैं इजी तरीके से। मैंने एक ट्रायंगल बना लिया इसका। तो अगर मैंने इसका ट्रायंगल बना लिया, मैंने ट्रायंगल का नेम दे दिया ए बी सी, और अगर मैंने ट्रायंगल का नाम ए बी सी दिया है तो मेरे को थीटा दिखाना पड़ेगा इसमें। तो थीटा मैंने कहाँ दिखाया? ये रहा। ओके, अब अगर मैंने थीटा यहाँ दिखा दिया है तो अब निकालने की वैल्यू आ गई। तो मैंने ले लिया सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। वो किसको रिलेट करता है? तो सेक का फॉर्मूला क्या था रेशियो में? हाइपोटेनिस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनिस हमारा कितना है? 13 और बेस कितना है? 12। तो मैं इन ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेनिस का स्क्वायर बराबर से परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर लगा दूंगा। तो अगर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो अगर मैं हाइपोटेनिस का स्क्वायर करता हूँ तो हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर और बेस हमको दे नहीं रखा है। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 जो कि 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, स्क्वायर होने के बाद इधर चला गया तो माइनस में हो गया। तो b इक्वल टू 25, तो b इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर निकल के आएगा एंगल 5। ओके, अगर ये 5 आ गया है, समझ में आ गया होगा कि b इक्वल टू 5। अगर ये 5 आ गया है तो फिर अब निकालने की बारी आती है अब निकालने की बारी आती है वैल्यू की, रेशियोज की। तो रेशियोज हम कैसे निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक तो हम पर पहले से ही ऑलरेडी मालूम है तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस की बेस अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सब क्या आएंगे? इक्वल्स टू का साइन। अब वैल्यू लिखने का टाइम आ गया है। तो वैल्यू हमें दिख रही है साहब की परपेंडिकुलर कौन है? पी है। तो परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपोटेनिस 13, बेस 12 अपॉन हाइपोटेनिस 13, परपेंडिकुलर 5 अपॉन हाइपो बेस 12, हाइपोटेनिस 13 अपॉन परपेंडिकुलर 5 और बेस 12 और परपेंडिकुलर 5। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो फिफ्थ वाला भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। 10 चलते हैं 6 पे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है एंगल ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos B so that angle A is equals to angle B। ओके, तो हमको क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं जिसके एक्यूट एंगल है। तो दो ट्राइंगल हम बना लेते हैं। तो नेक्स्ट ट्राइंगल,
ठीक है। इस ट्राइंगल में जो एंगल ए है, इसको एंगल ए माना है, वो इक्वल है एंगल बी के दूसरे टाइम। तो मैंने मान लिया इसको ए सी डी और इसको मान लिया बी पी क्यू। ओके। अब इनने बोला है कि cos ए इज इक्वल टू cos बी। तो अब cos ए और cos बी को हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो cos ए हमारा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस, जबकि cos बी जो होता है हमारा वो भी क्या होता है? बेस अपॉन। अब cos ए की वैल्यू क्या है हमारी बेस में? तो बेस है सी ए और हाइपोटेनिस क्या है हमारी ए डी। जबकि इसमें जो हाइपोटेनिस है cos बी में हाइपोटेनिस और बेस क्या है हमारा पी बी और हाइपोटेनिस है हमारी क्यू बी। ठीक है। अब हमने इसको क्यों किया है? क्योंकि cos ए और cos बी की वैल्यू सेम है, तो सी ए अपॉन ए डी इज इक्वल टू पी बी अपॉन क्यू बी। अब जरा थोड़ा सा ट्राइंगल को याद करना पड़ेगा। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं, और प्रोपोर्शनल तीनों साइड्स होती हैं, तभी ट्रिपल एस सिमिलरिटी से वो प्रूव हो सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। और जैसे ही सिमिलर हो जाएंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है। तो सिमिलर करने के लिए तीनों साइड चाहिए, जबकि इसमें कितनी दे रखी है? दो साइड दे रखी है। तो तीसरी साइड को निकालने के लिए हम क्या मानेंगे? इसको लेट करेंगे, लेट कर लेंगे कि ये क्या है? ये इक्वल किसके है? के है। अगर ये के इक्वल है तो हमने थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे सी ए के नीचे, क्योंकि सी ए किसकी इक्वल है? पीबी के, तो मैंने ले लिया पीबी। और क्योंकि अभी लेट नहीं करेंगे थोड़ा सा के को, इसको थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे नीचे करके यहाँ लेट करें। सी ए अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए डी। ए डी किसके बराबर होगा? क्यू, सिमिलर होगा रेशियो के, तो ए डी या डी ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू के। ये हमने लेट कर लिया। अब जैसे ही हमने लेट किया है वैसे ही प्रॉपर्टी हमारे को पता चलती है कि लेट करने पर मैंने क्या करना है, क्योंकि मुझे दो तो मालूम ही है सी ए और पी बी और डी ए और क्यू बी, तो मुझे डी सी चाहिए, डी सी और क्यू पी। तो मैंने लिखा डी सी, क्योंकि इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें पी क्यू बी आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोनों में हमारा क्या लग सकता है? हाइपोटेनिस वाला कंसेप्ट लग सकता है। तो मैंने लिख लिया यहाँ से डी सी का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेनिस मतलब एडी के स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा किसका स्क्वायर? एडी के स्क्वायर से माइनस किसका स्क्वायर करना पड़ेगा? सी ए का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे क्यूपी निकालनी है तो इसके स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूपी क्यू बी के स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ओके, क्यू पी थोड़ा सा लिख देते हैं। क्यू पी के स्क्वायर के लिए हमें किसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा? क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इस स्क्वायर में से अंडर रूट, जब मैंने इसको और ज्यादा किया तो मैंने लिखा डी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी का स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर अपॉन क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। और जब इतना कर लिया तो फिर उसके बाद हमको वैल्यूज रखनी है और बस प्रूफ करना है। तो जब मैंने वैल्यू रखनी है तो ए डी की वैल्यू मैं क्या रखूंगा? ए डी की वैल्यू रखूंगा, यहां से निकालूंगा ए डी की वैल्यू। तो अगर मैं यहां से ए डी की वैल्यू निकालता हूं तो मेरी ए डी की वैल्यू कितनी आएगी? सोचने वाली बात है। ए डी ए की या ए डी की जो भी है, तो वो निकल कर आएगी के क्यू बी। जबकि मैं अगर सी ए की निकालूंगा तो उसकी क्या निकल के आएगी? के पी पी बी। ओके। तो वही वैल्यू मैं क्या रखूंगा? वही वैल्यू उठाकर मैं इसमें रखूंगा। तो जब मैं इसमें रखूंगा तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरी? डी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? के क्यू बी का स्क्वायर माइनस सी ए को कैसे लिख सकता हूँ? के पी बी के स्क्वायर के अंडर रूट, ये तो मेरा सिमिलर जैसे था वैसा ही रहेगा। अब अंडर रूट यहाँ पर के कॉमन ले लिया तो क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्यू बी का स्क्वायर माइनस पी बी का स्क्वायर। जब इसको काट देंगे तो मुझे पता चल जाएगा डी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू के। और जब ये के इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, जो मैंने फर्स्ट मानी है इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से सी ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू डी ए अपॉन क्यू बी
इज इक्वल टू DC अपॉन QP, आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPB। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हमें सिंपल सी बात पता चल जाएगी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद हम 7th क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पर। क्वेश्चन नंबर 7th भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7th में बोला है कि कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, बताइए। और दूसरा पॉइंट इसमें ये दे रखा है कि कॉट स्क्वायर थीटा बताइए। तो हमको साफ मालूम है कि जब हम इसका ट्राइंगल बनाएंगे ठीक, ओनली वन ट्राइंगल चाहिए जिसमें हमें कॉट थीटा दिखाना है। तो थीटा का मैंने एंगल निकाल ली और कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लोग सिंपली सिंबल कर सकते हैं A B और C के साथ। तो मैंने लिखा थीटा के एंगल में, थीटा के जो जो ये कॉट थीटा है, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर इतने हैं तो इन ट्राइंगल ABC में हमको हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, जिसको मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर, ये 49 और ये 64। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 3, 1 कैरी और 113। तो h कितना आ गया √113, जो कि किसी का अंडर रूट नहीं होता, तो सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे। अब वैल्यू डालेंगे तो हमको मालूम है साइन थीटा की वैल्यू क्या बनती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 8/√113 और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जिसका मतलब होता है 7/√113। तो जब ये दोनों निकल जाएंगे तो उस केस के बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, वो जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, इक्वल्स टू में लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/1/3 और 1 माइनस 8/1/3 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 7/113, 1 माइनस 7/113। उसके बाद √113 प्लस 8 अपॉन √113, √113 माइनस 8 अपॉन √113 अपॉन, अब इसमें क्या होगा √113 और प्लस 7 और √113 माइनस 7 अपॉन √113 और √113। ये पूरे अंडर रूट से ये पूरा अंडर रूट कैंसिल। ठीक है, ये प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 113 और इधर से आएगा 64 और यहाँ से आएगा 113 माइनस के 79। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा, अगर 64 इसमें से माइनस कर दूं तो 49। सिंपल सी बात है, क्या वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 9 और 6 में से तो 4 और नीचे आएगी कितनी 64। तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। दूसरा पूछा उसने कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमको सिंपली मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7 और 8 का स्क्वायर मतलब 49/64 का स्क्वायर। ओके, तो ये भी आंसर आपका हो गया। तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों के आंसर में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला है कि 3 cot a इक्वल टू 4। तो चेक करिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं ईर्थ वाला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। मैं लिखा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4 और दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा ये बताना है इसमें। तो मुझको साफ पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। चैप्टर ही पूरा ये रेशियो वाला ट्राइंगल पर डिपेंड करता है। तो इसमें मैंने एंगल ए बना लिया, बी बना लिया, सी बना लिया। एंगल ए को मैंने मार्क कर लिया और एंगल ए कॉट ए का कितना है 4/3। अगर ये 4/3 है ठीक है, तो अगर ये 4/3 है तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसका 4, परपेंडिकुलर कितना है इसका 3। ओके, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अच्छा, तो इसके बाद हमारा जो 4 है वो 4 है। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या लगाएंगे? हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी लिखने पर हमारा क्या बनेगा? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो कि होता ही है नॉर्मली। तो ये हाइपोटेनस निकालने के लिए है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ए सी हमारा कितना आ गया? 5 सेंटी, जो भी है 5 है, तो ये 5 आ गया। तो 5 निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ये अगर 5 हो गया है तो हमें 3 वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी। तो मैंने ले लिया tan ए, cos ए और sin ए। तो मैंने sin ए निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो 3/5, बेस अपॉन हाइपोटेनिस 4/5 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 3/4। इसको निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यूज को क्या करा? पुट करना स्टार्ट किया। तो पुट करना स्टार्ट किया तो कैसे निकलेगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मतलब 3/4 का स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस ए मतलब टेन ए, तो 3 प्लस 4 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ से और साइन कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है मतलब 3/5 का स्क्वायर। तो मैंने इसका स्क्वायर करा तो 9/16 और इसका करा तो 1 प्लस 9/16। ठीक है, इज इक्वल टू 4 कितना हो गया? 4 4 16/25 माइनस 9/25। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो 16 माइनस 9/16 और फिर उसके बाद क्या होगा? 16 प्लस 9/16। इधर से भी एलसीएम होगा 25, 16 माइनस 9, ये 16 16 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा ऊपर से? ऊपर से बचा हमारा 7 और ये कितना बचा? 25। इधर से भी क्या बचा? 7, नीचे क्या बचा? 25। इसका मतलब क्या है? दोनों क्या है? इक्वल है। और इक्वल है तो ये क्या है? प्रूव्ड है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में हमारा है कि ट्राइंगल एबीसी में बी एक 90 डिग्री एंगल है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ट्राइंगल एबीसी में ए बी सी में आपका जो 90 डिग्री है वो ये है और tan ए मतलब ये वाला, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा नीचे वाला। ठीक है, तो tan ए इक्वल टू दे रखा है 1/√3। तो हमको प्रूफ करना है, फर्स्ट ये है कि साइन ए कॉस सी
प्लस कॉस ए साइन सी। और सेकंड वाली चीज है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर ली है पहले हमने। अब इसकी वैल्यू डालते हैं। कैसे डालेंगे? तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस कितना है? √3 है। तो हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, तो मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर तो हमें मालूम नहीं है, पर ए बी का स्क्वायर कितना है हमारा? 1 का स्क्वायर, और ये कितना है? √3 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो 4। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ए सी इज इक्वल टू √4, दिस इज कॉल्ड 2। तो ए सी कितना होगा? 2 होगा। तो अगर ये 2 है तो मैंने यहाँ डाल दिया इसको 2। तो अब वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया, तो वैल्यू पुट करेंगे हम। पहले निकालेंगे वैल्यू क्या क्या निकलती है। तो हमने निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। तो साइन ए की क्या वैल्यू होगी? तो साइन ए की वैल्यू तुम्हें साफ दिख रही है, कितनी होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? √3। हाइपोटेनस कितना है? 2। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसमें? √3। नहीं, ए के हिसाब से बेस देखो, ए के हिसाब से 1, हाइपोटेनस कितना होगा? 2। अब उसी हिसाब से अगर सी की वैल्यू देखें हम, मतलब यहाँ पर देखेंगे हम किसकी? साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि साइन सी भी निकालनी है हमें। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस कितना होगा? 2। जबकि कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है तुम्हारा? √3 और हाइपोटेनस कितना है? 2। अब इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट करी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो साइन ए √3/2, कॉस सी √3/2 प्लस कॉस ए मतलब 1/2 और साइन ए 1/2 साइन सी। तो यहाँ से आएगा 3, यहाँ पर 4 प्लस यहाँ पर आएगा 1/4। दिस इज कॉल्ड 4/4 इज इक्वल टू 1। पहले का आंसर। दूसरे का आंसर इसमें आता है कि कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस सी इज √3/2 माइनस साइन ए इज √3/2 और साइन सी इज 1/2। तो यहाँ से आएगा √3/4 माइनस यहाँ से भी आएगा √3/4 विच इज कॉल्ड 0 आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 10th में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है? 90 डिग्री है। तो एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल है जिसका नाम पी क्यू आर है, जिसका क्यू पर क्या है? 90 डिग्री है। ओके, बात हमारी समझ में आ गई है। अब अच्छा, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करना है हमें किसका? साइन पी, कॉस पी और टेन पी। अच्छा, ये सारा हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें है क्या क्या। तो पहले हमें इसके लिए वैल्यूज चाहिए हर एक की। तो मैंने ट्राइंगल निकाला, इसमें मैंने लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मुझे दिख रहा है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। हमको मालूम पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, पर पी आर पर हमारा सही से वो मालूम नहीं है, तो मुझे को पी आर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़कर हमने क्या किया? क्यू आर निकाल लिया यहाँ से, जो कि था 25 माइनस पी आर। ओके,
तो मैं इसको कहाँ रखूंगा, क्यू आर के पास रखूंगा। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू जो कि 5 का स्क्वायर है, प्लस पी आर वो क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर। अब पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर, ये तो बनेगा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस माइनस के बाद क्या होगा इसमें 50 पी आर। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, साफ दिख रहा है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 50 पी आर। ये से कैंसिल, ये इसको इधर ले आओ, 50 पी आर या आर पी इज इक्वल टू 625। तो पी आर इज इक्वल टू, पी आर ही लिखो यहाँ पर 625, ओके 25 इसमें प्लस करेंगे तो 50 हो जाएगा। तो 50, ये भी कितना होगा 50 50। तो पी आर इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 13, तो पी आर कितना आ गया 13। जब पी आर 13 आ गया तो क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो क्यू आर इज इक्वल टू 12। जब क्यू आर 12 आ गया तो अब वैल्यू निकालने का टाइम आ गया है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालने के लिए हमें वैल्यू साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालना पड़ेगा। तो साइन पी कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, कॉस पी कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर कितना है क्यू क्यू आर कॉल्ड 12 अपॉन हाइपोटेनिस कितना है हमारा, हाइपोटेनिस हमको मालूम पी आर इज 13, और क्यू कॉस पी कितना है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस इसका होगा क्यू पी इज 5 एंड हाइपोटेनिस विल बी पी आर इज 13 एंड परपेंडिकुलर, क्योंकि यही है ना, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तुमको मालूम है पी आर कितना है 13 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, तो ये सारे हो गए। अब इसमें पी क्यू कितना, पी अपॉन बी कितना निकल के आएगा, मतलब 12 अपॉन बेस कितना है हमारा 5। तो ये तुम्हारा हो गया आंसर नंबर 10। तो फिर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि ट्रू फॉल्स है। सिंपली इस ट्रू फॉल्स को हम ओरली बता देता हूं मैं। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है कि द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज लेस देन 1। क्या वो लेस देन 1 रहती है हमेशा, नो फॉल्स। फर्स्ट का आंसर फॉल्स है। अब वो फॉल्स क्यों है वो भी बताता हूँ, प्रूफ कैसे करेंगे हम कि ये फॉल्स है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मैंने नाम डाल दिया ए बी सी, और ये कितने का है 90 डिग्री का। अच्छा, अब क्योंकि ये लेस देन बताना है तो मैंने इसको बताया 3 का और इसको बताया 4 का और इसको बताया, क्योंकि ये हाइपोटेनिस है तो ये 5 हो जाएगा। तो एक तो ये राइट एंगल प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, अगर इसकी टेन थीटा निकालूंगा मैं, मतलब इसका टेन ए निकालूंगा, तो टेन इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और परपेंडिकुलर कितना है 4 और ये 3। जब इसको मैं देखूंगा तो ये क्या है, नॉट लेस देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो जब ये ग्रेटर देन 1 है तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होती है, फॉल्स होती है। बी पॉइंट पे जो दे रखा है वो दे रखा है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, sec a इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो क्या इसकी और वैल्यूज निकल सकती हैं एंगल की, सम वैल्यूज बिल्कुल निकल सकती है। टेन ए निकल सकता है, कॉट ए निकल सकता है, और साइन ए निकल सकता है, कॉस ए निकल सकता है। काफ़ी वैल्यूज निकल सकती हैं जो कि हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो मैं निकालना नहीं चाह रहा हूँ। इसमें से आप ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल में आप sec a को उल्टा क्या करेंगे, sec a का उल्टा क्या होता है, वो sec a की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। और फिर इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, जो कि परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा इसमें 13, तो वहां से आप निकाल कर किसी को भी डाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू, ये आंसर आपका ट्रू होगा। इसके बाद सी जो पार्ट है, सी पार्ट में हमें बोला है इसने
सी पार्ट में इसने बोला है कि cos A is a abbreviation is used for cosecant of angle A. No, false. Because cos A का एब्रीवेशन, cos A जिसका एब्रीवेशन है वो होता है कोसाइन, और जो कोसेंट जो इसने एब्रीवेशन बताया है ये एब्रीवेशन यूज करा जाता है कॉसेक की टर्म में। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग है। कॉसेक के लिए कोसेंट, जो कि एब्रीवेशन इसका कॉसेक है, और कोसाइन का एब्रीवेशन कॉस है। ठीक है, तो इसका भी फॉल्स है आंसर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ पार्ट है वो दिया है कॉट ए इज अ मल्टीपल ऑफ कॉट एंड ए। नो, फॉल्स। बिकॉज जो ये ए है, ए शो एंगल ए ऑफ कोटेंजेंट। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी नहीं है। इसके बाद हमारा जो लास्ट पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट में हम यहीं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिफ्थ पार्ट कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। सम एंगल हो सकते हैं इसके? बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस कभी भी किसी से भी एंगल से छोटा नहीं होता। हाइपोटेनिस इज ग्रेटर देन पी एंड पी हमेशा होगा, तभी वो राइट एंगल होगा, और वो राइट एंगल नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा प्रॉपर्टी उस पर शो नहीं करेगी, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज पहली वाली कंप्लीट होती है। तो आपको समझ में आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें।